हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक वन है और बुक टू है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो कि आपका 1 मार्क्स का सेक्शन आता है, ठीक है। इसमें आपकी प्री बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम की भी, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड जो है सेम है, क्योंकि दोनों में फुल सिलेबस आने वाला है, ठीक है। जो आपको प्री बोर्ड में पढ़ना है उतने ही चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। 2024-25 के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और एग्जाम से पहले आपको ये सारे क्वेश्चन याद करके जाने हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक वन से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक वन का चैप्टर वन है और इसका पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए, यानी कि जो सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हुए थे देश, उन्हें क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी दुनिया, यानी कि ऑप्शन अपना सेकंड जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इनको दूसरी दुनिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रूस की क्रांति थी, रूसी क्रांति, ये कब हुई थी। तो ये 1917 में हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है, पेपर में आ जाता है। इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन रहा है और ये है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बर्लिन की दीवार जो थी ये कब गिराई गई थी। तो ये 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 9 नवंबर, ठीक है, 1989। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया था। तो कश्मीर मुद्दा जो है इसमें सोवियत संघ ने भारत को सपोर्ट किया है, ठीक है। कहाँ पे, यूएनओ में। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था। तो ये 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था सोवियत संघ। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे। ये बने थे 1985 में, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें आपको ऐसे लिखा होगा 1980 के दशक के मध्य में, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 1980 के दशक के मध्य में। 1980 का दशक का मतलब क्या होता है, 1980 से लेके 1990, यानी 10 साल। और इसके मध्य क्या हो जाएगा, 1985, ठीक है। आगे चलते हैं। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा था। तो 1979 की घटना है ये, तो आपको बी ऑप्शन लगाना है। और अगला प्रश्न है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन सी नीति चलाई थी। तो देखो, आर्थिक सुधार की नीति भी चलाई थी, राजनीतिक सुधार की नीति भी चलाई थी, लोकतंत्रीकरण की भी नीति चलाई थी, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और रशियन वर्ड में इसको ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये ना हो, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका हो, तो आपको वो कर देना आंसर। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता थी, यानी कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो परमानेंट सीट होती है जिसको वीटो पावर मिली होती है, जो कि सोवियत संघ को थी। अब सोवियत संघ तो बचा नहीं, तो सोवियत संघ के बाद वो सीट किसको दी गई, तो वो रूस को दी गई। क्यों, क्योंकि उसका रूस जो था उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में 1991 का जो तख्ता पलट था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो बोरिस येल्त्सिन जो था, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तख्ता पलट में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो ये 1991 में इसका विघटन हुआ था, 1991 में। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था। तो आप लगा लो कि अप्रोक्स 70 साल का इनका शासन रहा है यहाँ पे। मध्य एशिया का कौन सा गणराज्य है जो कि 10, ठीक है, कौन सा देश है जो कि 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा, ये कई बार आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये ताजिकिस्तान है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रूस के दो गणराज्य बताने हैं जहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। तो ये चेचन्या में चले थे और दागिस्तान में चले थे, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 2001 में भारत और रूस के बीच में कितने द्विपक्षीय समझौते हुए थे, ठीक है। तो ये 80 समझौते हुए थे, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया था। कौन सी व्यवस्था को अपनाया था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, टूट गया था, उसके बाद इन देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया था, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, ऑप्शन में है मजबूत हो गई, नहीं बिल्कुल भी नहीं, या तहस नहस हो गई, ठीक है। तो आप बी आंसर लगाओगे कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई थी, ठीक है। हालांकि इन्होंने ये सोच के अपनाया था कि शॉक थेरेपी को अपनाने से इनको फायदा होगा, लेकिन फायदा हुआ नहीं बल्कि नुकसान ही हो गया, है ना। आगे चलते हैं। 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया। तो युगोस्लाविया जो था ये 1991 के बाद बहुत सारे प्रांतों में टूट गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है। तो अब देखो ध्यान से समझना इस ऑप्शन को, कौन सा विघटन का कारण है, कारण पूछा है। उचित संसाधन, सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे संसाधन थे उसके पास, क्या ये कारण है।
तो ये कारण नहीं है। आवागमन की सुविधा, क्या ये कारण है? नहीं, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ना, पॉजिटिव थोड़ी होगा। लास्ट वाला देखो, अच्छा उपभोक्ता उद्योग, यानी यहाँ पे पिन से लेके कार तक बनता था, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट आपका सही होगा। आपको यही तो पहचानना था कि इनके पास ना संसाधन बहुत थे, लेकिन उन्होंने हथियारों की होड़ के चक्कर में अपना नुकसान कर लिया। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत दे रखा है? तो देखिए, ध्यान से अगर आप सारे ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये समाजवादी लोग थे, ठीक है। उत्पादन के जो साधन थे, इस पे राज्य का स्वामित्व था, बिल्कुल ठीक है, राज्य का स्वामित्व होता था। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ये गलत है, हमको गलत ही तो पहचानना था। जनता को आर्थिक आजादी थी, क्या सोवियत संघ में जनता को आर्थिक आजादी थी? बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो यही अपने को पहचानना था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हुआ, बिल्कुल ठीक है ये। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, ये भी ठीक है। विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव, ये भी ठीक है। मध्य पूर्व में संकट, ये नहीं है, ये अलग ही टॉपिक है, इससे तो रिलेट भी नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर 1 था ये खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो इससे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग जो है उसको त्यागने की बात की गई है? तो जापान, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप 7 में यानी G7 में शामिल होने वाला एशिया का एकमात्र देश कौन सा है? तो ये भी जापान ही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चीन में मुक्त द्वार की नीति जो थी ये कब अपनाई गई थी और किसके नेतृत्व में अपनाई गई थी? सोचिए। तो ये 1978 में अपनाई गई थी, ठीक है। 1978 में अपनाई गई थी, और किसके नेतृत्व में? देंग शाओपिंग के नेतृत्व में। कोरिया जो प्रायद्वीप है, इसका विभाजन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में कब हुआ था? तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद हुआ था, यानी इसके अंत में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है इसका नाम क्या है? इसको सियोल कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की, इसे डैश के नाम से जाना जाता है, इसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमेरिका ने जो यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की थी, इसको मार्शल योजना कहते हैं। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का इकलौता देश जापान है, क्योंकि अमेरिका ने इसके जो हिरोशिमा नागासाकी है वहां पे परमाणु अटैक किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश को हान नदी के चमत्कार के रूप में देखा जाता है। तो जो दक्षिण कोरिया ने जो विकास किया है ना, जो आर्थिक विकास किया है, इसको देखा जाता है हान नदी के चमत्कार के रूप में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संगठन के पास अपना झंडा, अपना गान, अपना स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ के पास है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय परिषद जो है इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1949 में आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के पास प्राकृतिक संसाधन कम है? कच्चा माल भी वो बाहर से खरीदता है, इसके बावजूद भी वो उच्च टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। तो ये कौन सा देश है? जापान है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? तो ये यूरोपीय संघ के पास है, ठीक है। और सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी जो कंपनियां हैं ये कहाँ की हैं? तो ये साउथ कोरिया की कंपनियां हैं, ठीक है, साउथ यानी दक्षिण कोरिया की। मॉस्ट्रिट संधि और यूरो मुद्रा को मानने से किसने इनकार करा था? डेनमार्क ने भी करा था, स्वीडन ने भी करा था। तो अपना आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी कहाँ के ब्रांड है? तो ये जापान के ब्रांड है, लेकिन इसमें जापान तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ना तो ताइवान का है, ना कोरिया का है, ना चाइना का है। कहाँ का है? जापान का है, ठीक है। आगे चलते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आप सभी जानते हैं 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, और बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करने के बाद इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। फिर जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय में इसमें कितने सदस्य देश थे? यानी कि 5 सदस्य देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने का प्रयास किया, जिसमें वो फेल हो गया था? 2003 में इसने किया था, लेकिन उसमें वो असफल रहा। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1994 में हुई थी, यानी 1994 में हुई थी। निम्न में से कौन सा संगठन दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है? तो आसियान जो है बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है।
आसियान जो आर्थिक समुदाय है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इनके देशों का आर्थिक विकास हो सके, इनके बीच में साझा बाजार बने, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कंबोडिया के टकराव जो था उसको किसने सुलझाया था? तो इसको भी आसियान ने ही सुलझाया था। भारत ने किन 3 आसियान सदस्य देशों के साथ समझौता कर रखा है, ठीक है, व्यापार के लिए, मुक्त व्यापार के लिए? तो थाईलैंड हो जाएगा, इसमें सिंगापुर हो जाएगा और मलेशिया हो जाएगा। निम्न में से किसकी विकास दर सबसे तेज है? तो आसियान जो है ये एक छोटा संगठन है, लेकिन छोटा संगठन होने के बाद भी इसकी विकास दर जो है वो सबसे तेज है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक डैश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से आगे निकल जाएगा। कौन? चाइना, ठीक है। चीन के किस प्रधानमंत्री ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करा था? तो चाउ एन लाई जो थे इन्होंने किया था। और चीनी क्रांति हुई थी 1949 में, यानी 1949 में, ठीक है। और चीन ने कब और किससे अपने संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास को खत्म किया था? तो 1972 में किया था, अमेरिका के साथ अपने संबंध बना के, ठीक है। चीन के प्रधानमंत्री ने किन 4 क्षेत्रों में किया था? तो उसमें उद्योग भी था, कृषि भी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी था और सैन्य सैन्य क्षेत्र भी था। तो अपना आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपरोक्त सभी। चीन ने खेती का निजीकरण कब किया था भाई? चीन ने खेती का निजीकरण जो किया था, ये इसने किया था 82 होना चाहिए इसका आंसर। और दूसरा है, चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया था? तो इसने 1998 में किया था। सेज का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चीन ने भारत पे कब आक्रमण किया था? 1962, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में स्वतंत्रता के बाद सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है? तो स्वतंत्रता पूर्वक लोकतंत्र कायम जो है वो है श्रीलंका में, ठीक है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है? तो देखिए, पाकिस्तान में दोनों तरह का शासन रहा है, बांग्लादेश में भी रहा है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों। सिलोन कौन से देश का पुराना नाम है? तो श्रीलंका को पुराना नाम जो है वो सिलोन है, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। निम्न में से किसे दक्षिण एशिया का प्रमुख देश नहीं माना जाता? तो चीन को नहीं माना जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान जो है इसका संबंध किस देश से है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश एक सल्तनत होता था पहले? ये मालदीव जो था पहले एक सल्तनत हुआ करता था, ठीक है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी थी? 1987 में भेजी थी, 1987 में, लेकिन ये लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली गई थी 1989 में, ठीक है। किस देश से भारत का बिना वीजा के यात्रा का समझौता है? तो नेपाल के साथ। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 के मई महीने में किया था, राजस्थान के पोखरण में। नेपाल में किन किन के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला? तो एक तरफ राजा के सैनिक थे, दूसरी तरफ माओवादी थे, तीसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक थे, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र था? तो नेपाल जो है यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था। श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? तो यहाँ पे सिंगली लोग जो हैं, ठीक है, ये बहुसंख्यक है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। लिट्टे किस देश से रिलेटेड है? तो ये आपका श्रीलंका से रिलेटेड है, ठीक है। श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल हैं उनका एक उग्र संगठन है जिसको लिट्टे कहा जाता है। श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए 2 स्कैंडिनेवियाई देश जो थे उन्होंने बातचीत कराने का प्रयास किया, वो कौन से देश हैं? तो बी और सी दोनों होगा, यानी आइसलैंड भी है और नॉर्वे भी है, ठीक है। नेपाल के राजा ने कब संसद को भंग करके गिरा दिया था सरकार को? तो ये 2002 की घटना है। निम्न में से किस देश में जातीय संघर्ष है? तो आप सभी जानते हैं श्रीलंका के अंदर है। कश्मीर के 2 हिस्सों कौन से युद्ध के बाद हुए थे? तो 1948 में हो गए थे। भारत का किस देश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल हिस्सेदारी को लेकर विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। जनसंख्या पे सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है श्रीलंका का। भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर 1960 में सिंधु जल संधि जो हुई थी किसकी मदद से हुई थी? विश्व बैंक की मदद से हुई थी। दक्षिण एशिया के किस देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो श्रीलंका ने ही किया था, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से साफ्टा लाया गया था। सार्क संगठन कब बना और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो चलिए ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये 1985 में बना था, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया, 1985 में बना था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप मुझे कमेंट में बताइए।
और यहाँ पे अपना जो ये तीसरा चैप्टर है खत्म हो जाता है। चलते हैं चौथे चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, ठीक है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां देश है वो कौन सा देश है? तो सूडान जो है ये इसका 193वां सदस्य है, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। जून 2006 में लेबनान पर किसने हमला किया था? तो इसराइल ने हमला किया था। जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो कितने देशों ने उसके घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए थे? तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव जो है वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरियस हैं। और ये अगर ये पूछा जाए ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 9वें नंबर के हैं, ठीक है। 9वें, नाइन्थ, नाइन्थ महासचिव आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। फिर सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है? तो आपको सभी को पता है 5 ही देश हैं वो जिनको वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला जो सार्वजनिक चेहरा होता है वो होता है इसका महासचिव। वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने करा है? तो वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल करने वाला जो देश है वो है अ, ठीक है, चाइना होगा ये। क्योंकि चाइना ने सबसे कम किया और इसने ज्यादातर जब भी वीटो का इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ किया है, ये भी याद रखना, भारत के खिलाफ किया है ज्यादातर इसने। और सबसे कम करने वाला इस्तेमाल यही है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। और सुरक्षा परिषद की वीटो पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने किया है? तो रूस ने सबसे ज्यादा किया है, ठीक है। सबसे ज्यादा बोले तो रूस, सबसे कम बोले तो चीन, ठीक है। दोनों याद रखने हैं आपको। विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? तो ये गेट का उत्तराधिकारी है, जिसको बोला जाता है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा जो योगदान देता है वो कौन है? अमेरिका देता है सबसे ज्यादा पैसा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, ठीक है, 1995 में। और अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ये 1957 में हुई थी। ये पूछा जाता है पेपर में, इसको याद करके जाना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख काम क्या है? देखो इसका काम है तकनीकी सहायता देना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था को देखना, मांगे जाने पे वित्तीय सहायता करना, यानी उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये मानव अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? हेग में है। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है ह्यूमन राइट वॉच, इसका संबंध किससे है? ये मानव अधिकार से रिलेटेड ये भी है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। पांचवा चैप्टर देखते हैं। सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है ये क्या है? इसका आंसर होगा खतरे से आजादी, ठीक है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड होती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका ने 1980 के दशक में किसके खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन किया था? तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के खिलाफ किया था, ठीक है। और सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्ध की संख्या कितने गुना हो चुकी है? आज अब देखें तो 12 गुना हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वहां पे आपको कोई अलग डाटा मिल सकता है इस क्वेश्चन में, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12 गुना हो चुकी है। जो BWC संधि है, ठीक है, यानी कि ये जो आपकी जैविक हथियार संधि है ये कब हुई थी? ये 1972 में हुई थी, 1972 में। अपरोध का अर्थ क्या होता है? अपरोध का अर्थ होता है कि जो युद्ध है उसकी आशंका को रोकना या फिर कम करना, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से विकल्प होते हैं? तो उसके पास एक विकल्प होता है कि वो सरेंडर कर दे। दूसरा होता है कि बिना दूसरे पक्ष की बात को युद्ध के लिए मान जाना सीधा सीधा। तीसरा होता है कि युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाना कि दूसरा पक्ष डर जाए। तो तीनों ही सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि जैविक हथियार संधि जो है इसमें कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो 155 से ज्यादा देशों ने, यानी 155 प्लस।
आंतरिक रूप से विस्थापित किसे कहा जाएगा? जो देश के अंदर ही हो, जैसे मान लो देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाए तो उसे आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है। अप्रवासी कौन होता है? अप्रवासी वो होता है जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ता है। ठीक है, जो एबीएम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये संधि जो है ये कब हुई थी? ये 1972 में ही हुई थी। नेक्स्ट है कि रासायनिक जो हथियार संधि है जिसको सीडब्ल्यूसी कहा जाता है, ये कब हुई थी भाई? ये 1997 में हुई थी, यानी 1997 में। फिर जो ये सीडब्ल्यूसी है इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 193 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, 193 प्लस। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो ये भी डाटा आपको अलग मिल सकता है, ठीक है, तो लेटेस्ट एनसीईआरटी से पढ़ो। नेक्स्ट है कि खतरे के नए स्रोत क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग भी है, आतंकवाद भी है, निर्धनता, महामारी, ये सब नए स्रोत है, तो अपना आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समझौते में वैश्विक ताप वृद्धि यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है इस पे काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है कम करने के लिए दिशा निर्देश बताए गए? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता था इसमें बताए गए थे। और शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी ऐसे लोग होते हैं जो प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण मजबूरी में अपना देश छोड़ते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2003 तक पूरी दुनिया में एचआईवी एड्स से कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं? तो 4 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, ठीक है। 1990 के दशक में किस देश ने मैड काऊ नामक जो बीमारी थी उसमें अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए, लगा दिए? तो ये ब्रिटेन था, इसको बहुत नुकसान हुआ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एचआईवी एड्स, बर्ड फ्लू, सॉर्स जैसी जो बीमारी है तेजी से फैल रही है, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियान, यानी तीनों ही है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर 2017 के अनुसार विश्व में जो विस्थापित लोग हैं वो सबसे ज्यादा विस्थापित लोगों को शरण कहाँ पे मिली है? तो सबसे ज्यादा मिली है अफ्रीका में, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ब्राजील में, रियो डी जनेरियो नामक स्थान पे। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है वो किसने प्रकाशित की थी? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसको प्रकाशित करवाया गया था। और रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कितने देश शामिल हुए थे? 170 देश शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। और लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक थी ये कब आई थी? तो ये 1972 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अराल जो है इसके आसपास जो हजारों लोग थे वो अपना घर बार क्यों छोड़ गए थे? क्योंकि यहाँ पे जो पानी था वो जहरीला हो चुका था, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जिन संसाधनों पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साझी संपदा कहा जाता है, ठीक है। एजेंडा 21 जो है इसका संबंध जो है वो किससे है? तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी, उपरोक्त सभी से संबंधित नियमाचार, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आवर कॉमन फ्यूचर जो पुस्तक है इसमें किस चीज की चेतावनी दी गई थी? इसमें बताया गया था कि आर्थिक विकास के जो आज आप तौर तरीके अपना रहे हो ना, आगे चल के टिकाऊ साबित नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में कितने मूल निवासी हैं? तो 30 करोड़ के आसपास मूल निवासी हैं। आवर कॉमन फ्यूचर नाम की जो रिपोर्ट है ये कब छपी थी? तो ये 1987 में इसको प्रकाशित किया गया था। और ओजोन परत में छेद की घटना जो है ये कब सामने आई? 1980 के दशक के मध्य में सामने आई। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल में कब हस्ताक्षर करे थे? तो भारत ने 2002 में इसमें साइन करे थे। अंटार्कटिका संधि जो है ये कब हुई थी? तो ये 1959 की संधि है। और दुनिया में बांध विरोधी जो पहला आंदोलन था, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अ, विश्व का जो पहला बांध विरोधी आंदोलन है ये कब हुआ था? तो 1980 के दशक के शुरुआती में और मध्य में आपको देखने को मिलता है ये। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो 2001 में ये पारित किया गया था, ठीक है। तुर्की और सीरिया तथा इराक के बीच में किस नदी पे बांध को लेकर विवाद है? तो फरात नदी पर। पहला बांध विरोधी आंदोलन किस नदी पे चला था? तो फ्रैंकलिन नदी थी ऑस्ट्रेलिया की, इस पे चला था। और दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरेबिया है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल की का गठन कब हुआ था? ये 1975 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और मापुसे नाम की जो जनजाति है या फिर ये मूल निवासी है ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये चिले से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आखिरी चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रवाह, ठीक है, किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, किसी विचार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, लोगों की आवाजाही, पूंजी का पहुंचना, ये सब क्या होता है? प्रवाह कहलाता है, ठीक है।
वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक थी कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ये ब्राजील में हुई थी। ब्राजील में जो पोर्टे अल्गेरिया नाम की जगह है यहाँ पे। 1999 में जो डब्ल्यू टीओ जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी मंत्री स्तरीय एक बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये सिएटल में हुई थी। ठीक है। वैश्वीकरण का विरोध किसने किया था? इसका वामपंथी दक्षिणपंथी दोनों ने करा था। तो अपना आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये तो सही है। वैश्वीकरण भूमंडलीकरण एक ही होता है, यस। ग्लोबलाइजेशन ये सब एक ही है। फिर वैश्वीकरण देशों के बीच में आपसी जुड़ाव है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो सी है ना, ये गलत है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है, नहीं। वैश्वीकरण आर्थिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। ठीक है, तो सी गलत है। WSF का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम। वैश्वीकरण के प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है टेक्नोलॉजी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना, इसका क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं संरक्षणवाद की नीति। ठीक है। वैश्वीकरण के उदय का मुख्य कारण क्या है? इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी ये भी है, संचार में जो क्रांति आई है ये भी है, और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव ये भी है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि। अब हम आ चुके हैं बुक 2 में, यानी कि सेकंड बुक में। सेकंड बुक में आप देखिए, ये टोटल आपके 8 चैप्टर आ रहे हैं और सभी चैप्टर के मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। और देखो, ये प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में काम आ जाएगी, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस आ रहा है। ठीक है, तो प्री बोर्ड में भी आप इसे देख जाओ और बोर्ड में भी देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? ऑप्शन में है लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन हो, इस पे सहमति थी, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा है सबके भले के लिए काम हो, ये भी ठीक है। यानी कि अपना पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि आज़ाद भारत के सामने तीन चुनौती जो थी वो कौन सी थी? एकता बनाए रखना, लोकतंत्र कायम करना, समूचे समाज का विकास करना, यानी कि पूरे समाज का विकास करना। तो तीनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की जो मध्य रात्रि को जो अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, उसको किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन ए है आज़ादी की घोषणा, ऑप्शन बी है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ऑप्शन सी है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना था। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी? ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, संघवाद। तो ये ना तो मौलिक अधिकार में है, ना तो एकल नागरिकता में है, ना ही संघवाद में। यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, यानी कि डी ऑप्शन, जिसको हम इंग्लिश में DPSC भी कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि अमृता प्रीतम जो थी वो कौन सी भाषा की कवयित्री हैं, किस भाषा में लिखती हैं? ऑप्शन में है बंगला, कन्नड़, मलयालम या पंजाबी। तो ये पंजाबी भाषा की कवयित्री हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, जिसको दो राष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी कहा जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में है मुस्लिम लीग, कांग्रेस, भारतीय जनसंघ या फिर अंग्रेजों के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो टू नेशन थ्योरी थी, ये कौन लेकर आई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो विभाजन है वो किस आधार पे हुआ था? ऑप्शन ए है जाति के आधार पे, बी धर्म के आधार पे, सी रंग रूप के आधार पे या डी भाषा के आधार पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, क्योंकि धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम इसके आधार पे देश का बंटवारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है मदन मोहन, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनको किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। और जो भी बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा, अपना नाम जरूर लिखना है। ठीक है, नाम अपना लिखो और कमेंट में बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रजवाड़ों की संख्या जो है वो कितनी थी? तो ये 565 इनकी संख्या थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था? ऑप्शन देखो बहुत क्लोज है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें जब सिग्नेचर कर देते थे रजवाड़े, तो उसका मतलब ये होता था कि वो भारतीय संघ में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डैश के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था या उनको निजाम कहा जाता था। जो हैदराबाद के शासक थे उसको निजाम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि रजाकार कौन थे। तो रजाकार जो थे ये निजाम के अर्धसैनिक बल थे, यानी कि निजाम के आप इसे गुंडे मान सकते हो। ये अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे। ये मुस्लिम थे, तो ये खासकर हिंदुओं को टारगेट करते थे और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, मार काट, लड़ाई झगड़ा ये सब करते थे। तो रजाकार बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध जो है वो किस रियासत से था, ठीक है। तो बोधचंद्र जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत का पहला भाग है जहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना के 1948 में चुनाव कराया गया था, ठीक है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, उस समय में एज जो होती थी चुनाव की वो 21 साल होती थी। आज के समय में 18 साल होती है ना, उस समय में 21 साल होती थी। यानी कि जो भी 21 साल का व्यक्ति हो चुका है, वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को वोट देने का अधिकार है, वो मतदान कर सकता था, ठीक है। तो इसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था ये कब हुआ था। तो ये 1920 में हुआ था। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वादा जो था वो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था। तो ये नागपुर अधिवेशन में वादा किया था, ठीक है, 1920 वाला। और किस गांधीवादी नेता की मृत्यु जो है वो भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी। तो आप सभी जानते हैं पोटे श्रीरामुलु जो है, इन्होंने क्या करा था, भूख हड़ताल करी थी और बाद में इनकी डेथ हो गई थी। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हुई थी। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। तो ये 1952 में घोषणा कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, ये 1956 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन में था राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1953 में बना। सेकंड क्वेश्चन में है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक 1953 है तो दूसरे का अंदर आंसर जो है वो 1956 है। जल्दीबाजी मत करना, पेपर में सोच समझ के करना अगर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो महाराष्ट्र और गुजरात है, तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये कब राज्य बने थे। तो 1960 में बने थे, ठीक है। अपना आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होएगा। फिर पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो ये 1966 में, 1966 में। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे। जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे। तो सुकुमार सेन जो थे ये प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो देखिए जो पहले लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस 364 सीटों पे विजयी हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे ये थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंघ के संस्थापक कौन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा भी आ जाता है कि बताइए जनसंघ जो बनाया था ये कब बना था। तो ये भी याद रखना 1951 में बना था, यानी 1951 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है, बताइए। तो 1950 में चुनाव आयोग बनाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये दूसरे नंबर पे थी, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी याद रखना। और ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी इसको सीटें मिली थी, ये भी याद रखिए। तो इसको मिली थी 16 सीटें, ठीक है। कितनी सीटें, 16 सीटें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, जो कैबिनेट था, उसमें स्वास्थ्य मंत्री का पद किसको मिला था, ठीक है। किसे स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तो राजकुमारी जो अमृता कौर है, ठीक है, सी ऑप्शन, राजकुमारी अमृत कौर, इनको बनाया गया था पहला स्वास्थ्य मंत्री। अगला प्रश्न है कि केरल की सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो 356 है इसके तहत सस्पेंड कर दिया था। और अगर आपसे पूछ लें कि कब किया था तो ये 1959 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में कौन से विपक्षी नेता थे जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर को भी किया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी किया था, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, ठीक है, बोथ। प्रथम चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे। तो उस समय में 17 करोड़ मतदाता थे।
और इनमें से 15% ही साक्षर थे, ठीक है, जो अपना नाम वगैरह पढ़ लिख सकते थे, वो मात्र 15% थे। और नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। तो ये है मौलाना अबुल कलाम। अब देखो ए ऑप्शन को ध्यान से देखो, APJ अब्दुल कलाम और बी है मौलाना अबुल कलाम। नाम मिलता जुलता लग रहा होगा आपको, तो कन्फ्यूजन नहीं डालनी दिमाग में। मान लो पेपर में सेम ऑप्शन आ जाए तो मौलाना अबुल कलाम अलग है और APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति वाले थे वो अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि जो जवाहरलाल नेहरू है अपने जीवित रहते देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो असफल रहा। ये किसने कहा था, ठीक है, ये कथन किसका है? ऑप्शन में है एक हिंदुस्तानी संपादक का, ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका का, या इंडियन सिविल सर्विस के अंग्रेज अधिकारी का, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए, तो ऑर्गेनाइजर नाम की एक मैगजीन होती थी, उसने ऐसा कथन कहा था नेहरू के लिए कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन बाद में चुनाव जो थे वो सफल हुए, तो ये सारी चीज़ें झूठी साबित हुई। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार है? तो आंसर हो जाएगा अपना उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो विकास का मतलब होता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चाहते हैं, ठीक है, वो कौन सी विचारधारा होती है? तो ये दक्षिणपंथी होती है, ठीक है, जिसको राइट विंग कहा जाता है, दक्षिणपंथी। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि योजना आयोग कब बना था? ये भी 1950 में ही बना था, यानी कि अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, योजना आयोग में। अगला प्रश्न है आपका कि योजना आयोग की जगह नया आयोग बना दिया गया है, ठीक है, यानी पहले योजना आयोग होता था, अब उसका नया नाम रख दिया गया है, तो वो नया आयोग क्या कहलाता है? इसको नीति आयोग कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बॉम्बे प्लान का संबंध जो है वो किस वर्ष से है? तो 1944 में बॉम्बे प्लान हुआ था। और भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अर्थशास्त्री बताने आपको, तो KN राज जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना के अर्थशास्त्री रहे हैं, ठीक है। फिर सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया गया था? तो उद्योग को दिया गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं? तो PC महालनोबिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो JC कुमारप्पा, इन्होंने लिखी थी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया था? ऑप्शन में है पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद या मिश्रित। तो आप सभी जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगला है कि खाद्य संकट 1960 के दशक में सबसे ज्यादा जो गंभीर था वो कौन से राज्य में था? तो बिहार में सबसे ज्यादा गंभीर था खाद्य संकट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर हो जाता है तीसरा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि जो INA है यानी इंडियन नेशनल आर्मी है, ये इसका गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन में है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुत्ता को बचाए रखना, ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ये भी ठीक है। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ये भी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर डैश पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना मिस्र पे आक्रमण किया था, ठीक है। अगला है 1956 में सोवियत संघ ने डैश पे आक्रमण किया था? तो सोवियत संघ ने हंगरी पे आक्रमण किया था। एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो 1955 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बॉन्डुंग में हुआ था, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, ठीक है। पंचशील समझौता क्या है? ये 29 अप्रैल 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। और भारत और चीन के बीच में किन बातों को लेकर विवाद है? सीमा विवाद भी है, तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर भी विवाद है, भारत में जो दलाई लामा को शरण दी थी ये भी एक विवाद का मुद्दा है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चीन ने भारत पे आक्रमण कब किया था? तो 1962 में, ठीक है, 1962 में। और बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी? तो 1959 में मांगी थी इन्होंने, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था इसके बाद किसने इस्तीफा दिया था? तो जो VK कृष्ण मेनन है इन्होंने इस्तीफा दिया था। नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत
किस राज्य को कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो है वो नेफा है, इसको उत्तर पूर्वी सीमांत भी कहा जाता था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटी थी? तो ये दो हिस्सों में टूट गई थी 1964 में, ठीक है, 1964 में। सिंधु जल संधि ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ठीक है। और कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। और रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना 1962 में हुई है, और रक्षा आपूर्ति विभाग पूछे तो 1965 में हुआ है, ठीक है। तो याद रखना 1962 और 1965 ये दोनों का। और अगला क्वेश्चन है कि जो होमी जहांगीर भाभा थे ये कौन थे? ये वैज्ञानिक थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? 1968 में लाई गई थी। भारत जैसे देशों पे थोपने का प्रयास किया गया था, भारत ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरब इजराइल युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये 1973 में हुआ था। इसके बाद बहुत ज़्यादा महंगाई जो थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, CTBT का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 था। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जी जो है नेहरू जी जो है, इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो 1964 के मई महीने में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दशक को खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। नेहरू जी के बाद किन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेल दुर्घटना के समय उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था? देखिए, शास्त्री जी जो है ना, ये रेल मंत्री भी थे एक समय में। तो जब ये रेल मंत्री थे उस समय में एक रेल दुर्घटना हो गई थी, यानी रेल एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है डैश है, क्या है? ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किन दो नेताओं में प्रधानमंत्री बनने के लिए कड़ा मुकाबला था? तो एक तरफ तो थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे मोरारजी देसाई। इनके बीच में क्या था? कड़ा मुकाबला था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने रुपये का अवमूल्यन किया था? ये है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ठीक है, जिससे देश में महंगाई और बढ़ गई थी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी ने सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई थी दो हिस्सों में, एक तो हो गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको CPI कहा जाता है, और दूसरी हो जाती है CPI-M। एम का मतलब है मार्क्सवादी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, लेनिनवादी, ठीक है। तो ये जो मार्क्सवादी है ना, इसका आंसर हो जाएगा। इसने क्या करा था? लड़ाई झगड़ा दंगा करवाया था। निम्नलिखित में से किस नेता का संबंध गैर कांग्रेसवाद से है? तो RML यानी राम मनोहर लोहिया जो है ये गैर कांग्रेसवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया है? तो 1967 का चुनाव जो था इसको राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया है, ठीक है। इस चुनाव में क्या हुआ था? KB साहे हार गए थे, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि KB साहे कहाँ से हारे थे? तो ये बिहार से हैं, ठीक है। KB साहे कहाँ से है? बिहार से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों से सत्ता खो दी थी? तो 9 राज्यों से कांग्रेस गायब हो गई थी। द्रविड़ मुनेत्र कश्यप, DMK कहा जाता है जिसको, इसने चुनाव में डैश प्रांत में पूर्ण बहुमत की सत्ता बनाई थी। तो ये मद्रास, जो कि समय आज के समय में तमिलनाडु कहलाता है, उस समय में मद्रास होता था, यहाँ पे इन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी, ठीक है, सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है कि जो DMK है इसका विरोध, ये किस चीज़ का विरोध करके सत्ता में आई थी? तो ये हिंदी विरोधी आंदोलन, ठीक है, हिंदी का विरोध करके आई थी, तमिल को मेन भाषा बनाने की बात करती है। राज्यों में गठबंधन की परिघटना हमें कब से देखने को मिलती है? तो 1967 का जो चुनाव था इसमें देखने को मिलती है। 1967 के चुनाव के बाद जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उनको किस नाम से जानते थे? इनको संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता था, ठीक है। पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार थी उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जानते हैं। आयाराम गयाराम का जुमला जो है वो किस विधायक से के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का जो गयालाल था इसके नाम से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मिड डे मील का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे के कामराज। कांग्रेस की में प्रभावशाली नेताओं का जो गुट था उसको क्या कहा जाता था? उसको सिंडिकेट कहा जाता था। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सिंडिकेट ने। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? 1969 होना चाहिए इसका, ठीक है, 1969 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस कब दो टुकड़ों में टूट गई थी? तो ये भी 1969 में ही टूटी थी। और इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की थी? तो 1971 में की थी, 1971 में। बी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रिवी पर्स की समाप्ति का किसने विरोध करा था? मोरारजी देसाई ने इसका खूब विरोध करा था, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और 1971 का जो लोकसभा चुनाव था
इसमें कांग्रेस आर तथा कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन था इसने कितनी सीटें जीती थी? तो 375 सीटें जीती थी, जो कि बहुत बड़ा बहुमत मिला था। तो यहाँ पे अपना पांचवा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन है कि 1973 में चीज़ों की कीमतें जो थी वो कितनी बढ़ गई थी? 23% बढ़ गई थी, ठीक है। यानी महंगाई जो है इतनी बढ़ चुकी थी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार उठाया और राज्य विरोधी गतिविधि का सहारा लिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ठीक है। 1974 के जनवरी महीने में स्टूडेंट ने आंदोलन करा था, कहाँ पे? गुजरात में शुरू हुआ था आंदोलन। और गुजरात में जो आंदोलन हो रहा था, तो इस दौरान किस नेता ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाने का फैसला लिया था या बात कही थी? तो मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने कहा था, ठीक है। फिर बिहार में स्टूडेंट आंदोलन हुआ, इस दौरान छात्रों ने किन को बुलाया था? तो जेपी नारायण जो थे, इनको बुलाया था, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किससे रिलेटेड है? तो ये भी जेपी नारायण से रिलेटेड है। 1975 में जेपी ने जनता के डैश मार्च का नेतृत्व किया था, तो ये संसद मार्च का नेतृत्व किया था। 1974 में जो रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा जो रेल हड़ताल हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। 1973 में 3 वरिष्ठ जजों को इग्नोर करते हुए किसको न्यायाधीश बना दिया गया था? एन रे को, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था, ठीक है। कहाँ की उच्च न्यायालय ने? तो इलाहाबाद की जो उच्च न्यायालय थी, इसने सुनाया था, ठीक है, फैसला। और उस समय जज कौन थे जिन्होंने फैसला सुनाया था? तो जगमोहन लाल सिन्हा जो थे, इन्होंने सुनाया था। कब और किसके नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था? तो 25 जून 1975 को हुआ था और जेपी नारायण के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल जो आपका 352 है, इसके अकॉर्डिंग लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था? जब आपातकाल लगा दिया गया तो विरोध जो है अचानक से रुक गया, सारे विपक्षी नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया, प्रेस की आज़ादी जो थी वो छीन ली गई थी, यानी कि आंसर अपना हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध का विरोध करा? तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी करा था, स्टेटमेंट ने भी करा था। तो ए और बी दोनों ही सही हैं इसके लिए। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने अपनी पदवी लौटा दी थी? तो शिवराम कारंत ने भी लौटाई थी और रेणु ने भी लौटाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आपातकाल के दौरान संविधान का डैश संशोधन पारित किया गया, 42वां संशोधन था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा संशोधन कर दिए गए थे। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी ने कौन सा आयोग बनाया था? तो शाह जांच आयोग बनाया गया था, ठीक है। आपातकाल कितने महीने तक चला था? लगभग 18 महीने तक आपातकाल था। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव कब हारी थी? 1977 में। ये जो इमरजेंसी लगाई थी, इसी के कारण हारी थी, ठीक है। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी जीती, उसके बाद किन के बीच में प्राइम मिनिस्टर को लेकर लड़ाई हो गई थी? तो मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ये तीनों ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो इनके बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और किसे बनाया गया? तो मोरारजी देसाई, याद रखना, ठीक है। अगला है कि 1980 के जो चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस कितनी सीटें लेके आई थी? तो 353 सीटें ले आई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना छठा चैप्टर हो जाता है। सातवें चैप्टर पे चलते हैं। डैश के दशक को स्वायत्ता के दशक के रूप में देखते हैं। तो 1980 का दशक जो है, 1980 से लेके 90, यानी इन 10 साल में जो भी चीज़ें हुई तो इसको स्वायत्ता के दशक के रूप में देखते हैं। 1953 से 1974 तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में किसका प्रभाव था? तो कांग्रेस का प्रभाव था, ठीक है। कांग्रेस जो थी, NCF, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इसके साथ गठबंधन में सरकार बनाया करती थी। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? आर्टिकल 370, ठीक है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है, इसको हटा दिया गया था। तो ये कब हटाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंजाब में 1970 के दशक में किसने स्वायत्ता की मांग करी थी? तो जो अकाली लोग थे, इन्होंने करी थी मांग। डैश प्रस्ताव के तहत पंजाब में स्वायत्ता की मांग उठाई गई थी? तो ये है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के तहत, ठीक है। पंजाब समझौते के प्रमुख नेता कौन से हैं? तो इसमें दोनों नेता थे, लोंगोवाल भी थे और राजीव गांधी भी थे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको 7 सिस्टर, यानी 7 बहनों के नाम से जानते हैं। गोवा पर किसका नियंत्रण था? पुर्तगाल का नियंत्रण था, ठीक है। गोवा को भारत में पूर्ण राज्य का या फिर पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? ये 1987 के आसपास की बात है, 1987 में हुआ था, ठीक है।
अकाली दल जो है, अकाली दल का गठन कब हुआ था? तो 1920 के दशक में हुआ था, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। और स्वर्ण मंदिर में छिपे जो आतंकवादी थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं इनके मुख्य मुद्दे क्या हैं? स्वायत्ता की मांग भी है, अलगाववाद आंदोलन भी है, बाहरी लोगों का विरोध भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। 1979 में असम जो है वहाँ पे कौन सा स्टूडेंट का यूनियन है जिसने विरोध किया था, विरोध प्रदर्शन किया था बाहरी लोगों का? तो आंसू है इस संगठन का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 7वां चैप्टर हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, 8वें चैप्टर की। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कब आई थी? 1989 में, 1989 में बनी थी। ज़्यादा लंबे समय तक ये सरकार नहीं रही। और मंडल आयोग की सिफारिश को किस सरकार के द्वारा लागू किया गया था? तो ये भी राष्ट्रीय मोर्चा के द्वारा ही लागू किया गया था। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1991 में। भारत में केंद्र में गठबंधन की सरकार का युग कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन देखो ध्यान से, आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कब शुरू हुआ था वैसे? 1989 में। 1989 के बाद जो भी सरकारें आती थी वो सारी गठबंधन की आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो 1989 नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि एनडीए कहा जाता है इसको। निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो बीपी मंडल, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। ओबीसी जो है इसको कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई थी सरकारी नौकरियों में? तो 27% आरक्षण, ठीक है। निम्न में से कौन सा बहुजन समाज पार्टी जो है इसका संस्थापक नेता है? तो आप मुझे इसका नाम बताइए, ध्यान से देखिए, आप मुझे कमेंट में बताइए नाम। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदुत्व तथा हिंदूपन जो शब्द है ये किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो ये वीडी सावरकर के द्वारा है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और देखिए ये वीडियो प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों जगह काम आने वाली है, तो इन क्वेश्चन को याद करके जाना है।